आपको पता है किसी बात के साथ गीदड़ कब लगाया जाता है? गीदड़ का व्यवहार क्या होता है? दरअसल गीदड़ अपनी आवाज से डराने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन उसके बाद वो फिर ऐसा गायब होता है कि उसका पता नहीं चलता। वही बड़ी खबर आपके सामने सबसे पहले रख रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत को फिर से गीदड़ भभकी दे दी है। पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। भारत के किसी भी कोने में कोई S-400 सिस्टम नहीं बचेगा। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के S-400 सिस्टम है। भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता हम रखते हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई की पाकिस्तान में बैठकर भारत को ये धमकी। परमाणु युद्ध की धमकी भारत पाकिस्तान की नई गीदड़ भभकी भारत को दी है धमकी। अब किसके पास कितने एटम बम हैं, पहले हम ये बता देते हैं, क्योंकि किस बात पर पाकिस्तान इतना उछलने की कोशिश कर रहा है। तो रूस के पास आकलन ये है, अनुमान ये है कि करीब 6300 यानी 6257 एटम बम हैं। अमेरिका के पास 5550 एटम बम की नफरी है, संख्या है। फ्रांस के पास 290 एटम बम है। चीन के पास 350, इंग्लैंड के पास 225, भारत के पास अनुमान लगाया जाता है 172 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार होने का आकलन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां लगाती हैं। लेकिन पाकिस्तान क्यों धमकी देने पर आ रहा है, आइए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब थोड़ी सी भी अपनी ताकत में इजाफा करता है, उसकी आदत गीदड़ों वाली हो जाती है। जहां उसको लगता है कि कहीं कमतर हो रहा है, वो अपने बयान से पीछे भाग जाता है और फिर सारी चीज़ों को भुलाकर भारत को एक बड़े भाई की तरह कहकर बातचीत को किनारे करने की कोशिश करने लगता है। तो कौन कितना ताकतवर है, चलिए हम आपको ये भी यहाँ पर बता देते हैं। पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो ये अभी आप परमाणु बमों का आंकड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 2210 कुल एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1413 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 577 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 363 एयरक्राफ्ट फाइटर पाकिस्तान के पास हैं। 807 हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं, 322 पाकिस्तान के पास हैं। 36 हमलावर हेलीकॉप्टर भारत के पास है तो 58 पाकिस्तान के पास। 4614 टैंक भारत के पास, 3742 पाकिस्तान के पास। 3311 तोपखाना है भारत के पास, 3300 के करीब ही पाकिस्तान के पास। 295 नौसेना का बेड़ा। और अब इसके बाद नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति की भी हम बात कर लेते हैं, यानी पहला कदम हम नहीं उठाएंगे। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति के बारे में समझिए। भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति घोषित की कि हम कभी भी पहले एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। परमाणु हमला होने की स्थिति में ही हम परमाणु बम से जवाब देंगे, ऐसा भारत का कहना है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई कायदा नहीं बनाया है। पाकिस्तान के नेता, उच्च सैन्य अधिकारी ये बात हमेशा कहते रहते हैं और उन पर निर्भर करता है कि वो कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और इसी बात की वो बार बार याद भी दिलाते हैं कि हमारी कोई नीति ऐसी है ही नहीं कि हम नो फर्स्ट यूज परमाणु हमले में करें। वो तो ये भी धमकी देते हैं कि भारत के सारे शहरों को तबाह कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बयान के बाद कि भारत के परमाणु बम क्या दीपावली के लिए रखे हैं। सुनिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने, वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? ये क्या तरीका है? भाइयों बहनों,
हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया। ये ठीक किया कि नहीं किया? वरना आए दिन हिंदुस्तान में धमाके करते रहते थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता, आपका रुख करते हुए, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत ने अपनाई है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके की अपनी पॉलिसी रखता है उसके हिसाब से उसके पास यही एक प्लस पॉइंट है कि उसके नेता हो, उसके सैन्य ऑफिसर्स हों, वो इसी बात की धमकी देते हैं कि हमने नो फर्स्ट यूज नहीं अपनाया है। पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है ये बयान। वो कहते हैं ना, कभी आप जोर से चिल्लाएं तो खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा कर देंगे, या फिर पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कोई? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की जो गीदड़ भभकी है वो अक्सर देता रहता है। और भारत की जो पॉलिसी है वो है कि नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल डेटरेंस। क्योंकि भारत ने ये बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है कि भारत पहले कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, और उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो हमारा आर्सेनल है या जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है, ये कोई दिवाली के लिए नहीं रखी गई है। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि भाई, एक तो वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है और स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी नहीं है। अगर भारत चाहे और भारत अगर ये प्रण ले ले तो कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान को रन ओवर कर सकता है। लेकिन भारत ने हमेशा एक शांति की पहल की है, और उसके पास जो वेपन है, चाहे वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ में भारत से कहीं थोड़े से ज्यादा हों, लेकिन अगर आप उनका पोटेंसी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा पोटेंट वेपन्स नहीं है। हालांकि न्यूक्लियर वेपन्स में पोटेंसी मैटर नहीं करती है, जो स्ट्राइक होती है वो मैटर करता है। लेकिन भारत के पास उससे कहीं ज्यादा पोटेंसी के जो वेपन्स हैं या आर्सेनल है। तो पाकिस्तान का ये कहना कि साहब वो इस तरह की स्ट्राइक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर स्ट्राइक, आपने अभी इजराइल और यूक्रेन युद्ध देखा है, आपने हमास में और इजराइल के बीच में युद्ध देखा है। रूस ने कई बार धमकी दी थी कि वो न्यूक्लियर स्ट्राइक करने पे सोच सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में न्यूक्लियर स्ट्राइक करना कोई इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो बड़े दूरगामी क्या होते किसी हैं। आर्मी का, जो अपने को कहती है प्रोफेशनल आर्मी, हालांकि पाकिस्तान की आर्मी कम टेररिस्ट फोर्स ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी उनके लेफ्टिनेंट जनरल है खालिद अहमद किदवई, एक सीनियर लेवल का ऑफिसर, अपने वर्ड्स को चूज करते हुए इतना हल्का हो सकता है, या वो मजबूर हो गया है कि उसको ऐसे बयान देने पड़ रहे हैं? देखिए, इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है, और ये थोड़ी सी मीडिया अटेंशन के लिए भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मतलब स्टेटमेंट देना, क्योंकि कोई भी जो मतलब न्यूक्लियर पॉलिसी होती है किसी भी देश की, वो बड़ा 3 लेयर्ड सिस्टम होता है। एक किसी शख्स के हाथ में ये अख्तियार नहीं दिया हुआ है कि साहब वो एकदम सुबह उठे और एकदम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि पहली बात तो उनका जो स्टेटमेंट आया है वो काफी बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है, और टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि पाकिस्तान को भी मालूम है कि भारत किस तरह एक रीजनल पावर है, और किस तरह से हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं या जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड है वो किस तरह से इफेक्टिव है और किस तरह से पोटेंट है। ठीक है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान को ये दर्द हमेशा सालता रहता हो कि एक साथ करीब एक साथ आजाद हुए दो देशों में आज भारत उससे कहीं आगे निकल गया है। अरविंद सिंह तेजावत जी, पाकिस्तान क्या इस डिप्रेशन में, इस निराशा में हमेशा जीता रहता है कि भारत के साथ उसकी अब तुलना की जानी बंद की जा चुकी है? अब उसकी तुलना के लिए थर्ड ग्रेड कंट्रीज को चुना जाता है, जबकि वो हमेशा कोशिश करता है कि उसको हमेशा भारत के बराबर रखकर देखा जाए, क्योंकि वो भारत का आर्च राइवल है। लेकिन अगर ऐसा बयान आता है उसके एक ऐसे थिंक टैंक की तरफ से जिसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल को संभालने और देखने की रिटायरमेंट के बाद जिम्मेदारी है, तो भारत को इसे कितना गंभीरता से लेना चाहिए? मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो भारत के साथ में 3 लड़ाइयाँ लड़ी, एक कारगिल की भी लड़ाई लड़ी,
तो ये 4-4 लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद में वो छद्म युद्ध भी करता रहा है। हम्म। तो बड़े पैमाने पर मैं ये मानता हूँ कि पॉलिसी लेवल पे एक बहुत बड़ा फेल्योर है, क्योंकि उनकी बजट का डिफेंस में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। भारत की तुलना में अगर हम देखें कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना है, तो वह कहीं ज़्यादा है। ठीक वैसे ही जैसे कि चीन की तुलना में अगर हम परसेंटाइल के हिसाब से देखें, तो भारत का बजट काफ़ी ज़्यादा है। और यही जैसे-जैसे अमीर देश होते जाते हैं, वैसे ही वहाँ पे दूसरे सेक्टर्स में या दूसरी मदों में तो वहाँ लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, डिफेंस में बहुत कम खर्च करते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर, और वो भी बरसों से जो पैसा जाया हुआ है, और लड़ाइयों में क्या है कि जब जाता है तो वहाँ रुपए नहीं देखे जाते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक छोटी-सी जो बुलेट होती है, उसकी कीमत भी सैकड़ों में होती है, जो रिवॉल्वर की बुलेट होती है। हम्म। तो वहाँ तो तोप, गोले, बम वगैरह वो सारे चलते हैं, और बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपयों के जो एयरक्राफ्ट हैं, वो नेस्तनाबूद होते हैं या उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बरसों तक इतने बड़े-बड़े एयरक्राफ्ट बिना किसी काम के वो रखे जाते हैं, केवल इनसिक्योरिटीज़ के कारण। तो पॉलिसी लेवल पर पाकिस्तान बहुत ही बड़ी गलती हुई है उससे, और उसका जो कीमत है, वो वहाँ की आवाम को चुकाना पड़ रहा है। और भारत को भी इन टर्न चाहते और न चाहते हुए भी 3-3, 4-4 युद्ध झेलने पड़े हैं पाकिस्तान के साथ, और वहीं चीन के क्या साथ एक लड़ाई होती डिप्लोमेटिकली है। इस बयान को भारत भुना नहीं सकता है कि पाकिस्तान न्यूक वॉर की धमकी दे रहा है, या पाकिस्तान इस तरीके के स्टेटमेंट्स जारी कर रहा है एक ऐसे शख्स के जरिए जो आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर रहा है और आज पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमान का उस दल का एक हिस्सा है जो इन चीज़ों को तय करते हैं, देखते हैं? बिल्कुल, वो एडवाइज़र ज़रूर हैं जो न्यूक्लियर पॉलिसी या उससे संबंधित जो डिसीज़न लिए जाते हैं, और पहले वे बहुत ही सेना में काफ़ी ज़िम्मेदारी भरी वाली पोज़ीशन पे थे, पर उनका बयान कितना महत्वपूर्ण है, वो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के खाली 1 या 2 नेशनल डेली ने उसको कवर किया है, और किसी ने उसको इतनी अहमियत नहीं दी है, और ना ही किसी बड़े पैमाने पर उसको किसी ने दिया है। तो वो कितना महत्वपूर्ण है, आप इसी से अंदाज़ लगा सकते हैं। नहीं, जी। हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं आपके सामने, हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जहां पर पॉलिसी लेवल पर फैसला कौन ले रहा है ये शायद वहां की सरकार को भी नहीं पता होता। कोई भी किसी भी स्तर पर कोई फैसला ले लेता है और वो स्टेट उस हिसाब से चल पड़ता है। एक ऐसा देश है जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स बकौल उनके उनसे ज़्यादा बड़े फैसले लेते रहते हैं, लिहाजा इसीलिए उनकी ऐसी हालत है। खैर, मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी इस वक्त। ब्रिगेडियर दत्ता, S-400 को लेकर खालिद साहब हैं जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल रहे, उन्होंने कहा है कि कोई S-400 काम नहीं आएगा जब पाकिस्तान अपने न्यूक्स को यहाँ से भारत के ऊपर अगर वो चला देगा। क्या S-400 को लेकर हमको भी उनकी बात को मानना चाहिए, या S-400 जैसा कहा गया है 200 से 400 किलोमीटर की रेंज में आते ही डिस्ट्रॉय कर सकता है हवा में ही? हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो कहते हैं कि गालिब कहते हैं ना कि ख्याल अच्छा है दिल बहलाने के लिए, क्योंकि S-400 बड़ा बहुत ही वर्सटाइल डिफेंस सिस्टम है जो रशिया से लिया है। 4 वेरिएंट्स में आता है और 400 उसका जो सबसे बढ़िया वेरिएंट है वो भारत के पास है। और इसके अंदर 2 बटालियंस में करीब 8 लॉन्चर होते हैं, एक लॉन्चर में 4 ट्यूब्स होती हैं, और ये करीब 12 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया और उम्दा डिफेंस सिस्टम है। और देखिए, कोई भी इक्विपमेंट हो, वल्नरेबिलिटी हर इक्विपमेंट की रहती है, लेकिन ये कह देना कि साहब कि हम S-400 को नेस्तनाबूद कर देंगे, तो ये तो खैर वक्त ही बताएगा। क्योंकि भारत की जो रिटेलिएटरी जो कैपेबिलिटी है वो शायद पाकिस्तान ने उसकी जो कुव्वत है उसको उसका आकलन नहीं किया है। क्योंकि भारत, मैंने जैसे भी कहा था कि जिस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स इनकी पोटेंसी हमारी है, वो पाकिस्तान को अगर कहते हैं ना कि नक्शे से ऑब्लिटरेट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि भारत हमेशा शांति चाहता है, और भारत की जो सेना है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रोफेशनल आर्मीज। क्योंकि हमारे जो जवान हैं, जो JCOs हैं,
और जो ऑफिसर की जो लीडरशिप है वो कहीं उसका कोई सानी नहीं है विश्व में। ब्रिगेडियर तो दत्ता, ब्रिगेडियर जी। दत्ता, क्या आपने अभी एक लाइन बोली, एक कमेंट बोला, भारत हमेशा हमेशा से ही शांति चाहता है। ये शांति का चाहना और ये नैरेटिव जो भारत को सॉफ्ट स्टेट के रूप में एक तरीके से एक मोल्ड में ले गया है कि उससे हम हट नहीं पा रहे हैं, क्या भारत के बहुत खिलाफ जाता है? कोई भी भारत के साथ किसी भी तरीके के बयान भारत को जोड़कर कुछ भी कह देगा। अभी गुरपतवंत पन्नू ने जो कि अमेरिका का नागरिक है, कनाडा का भी नागरिक है, उसने वहां से बैठे बैठे भारत को धमकी देनी शुरू कर दी। क्या भारत का ये जो शांति का चाहना ये भारत के खिलाफ आता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि भारत को थोड़ी सी जो मस्कुलर नेशनलिज्म है उसका इजहार करना पड़ेगा और जो एग्रेसिव डिफेंस है उसको अख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, उधर से नेपाल देखिए, मालदीव जैसे देश अगर भारत को कह सकते हैं कि साहब अपने जो मिलिट्री एलिमेंट्स हैं उनको वहां से निकालिए, तो भारत को थोड़ा सा अपना जो वो कहते हैं ना कि मसल पावर जो है वो दिखाना पड़ेगा। क्योंकि भारत ने हमेशा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया है, लेकिन भारत को ये भी लोगों को बताना पड़ेगा कि मतलब हम शांत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वी कैन नॉट रिटेलिएट, एंड इफ वी रिटेलिएट वी विल रिटेलिएट हार्ड। आपने 1971 का देखा था, जो पाकिस्तान आज भी उसको नहीं भूल पाया है, जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। और अगर इस तरह की कोई दोबारा मिस एडवेंचर, कारगिल में आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था, जो बड़ा वेल डेलिबरेटेड, वेल प्लान्ड था, लेकिन बैडली एग्जीक्यूटेड टास्क था। क्योंकि जहां आप अपने डीजीएमओ जनरल तौफीर जो रजा थे, उनको ही नहीं पता था कि साहब ऑपरेशंस प्लान हो रहे हैं। तो इस तरह की जहां मतलब वर्किंग हो, जिस तरह का वर्किंग इथॉस हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सेना एक प्रोफेशनल आर्मी है, बिकॉज इट इज मोर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज मोर ऑफ ए पॉलिटिकल आर्मी देन बीइंग ए प्रोफेशनल आर्मी। अरविंद जी, भारत के सभी शहरों को तबाह करने की ये जो धमकी पाकिस्तान के इस वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और न्यूक्लियर कमांड का जो देखरेख करते हैं उसके दल के एक सदस्य ने सामने दी है, इसके पीछे क्या हो सकता है? मैं एक तस्वीर आपके सामने, दर्शकों के सामने रख रहा हूं। उन्होंने हमें धमकी दे दी, कुछ हुआ तो था नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे, पाकिस्तान वैसे ही अपने आटे से ज्यादा फिक्र तो भारत में आतंकवादियों को भेजने की करता है, वो वैसे ही आतंकवादियों को भेजने के लिए लगा हुआ है। इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई कि उन्हें यह कहना पड़े कि भारत के हर शहर को हम न्यूक्लियर आर्सेनल से तबाह कर देंगे। पीछे इसके क्या छिपा हुआ है, वजह क्या है जो उनको बयान देना पड़ा? ये दरअसल मुद्दों को जिंदा रखने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ताकि दरअसल जो चीजें चल रही है या विश्व का ध्यान है वह इस तरफ रहे। पर मुझे नहीं लगता कि और किसी भी दूसरे देश ने मुझे उनके वही बयान को समझाइए मेरे दर्शकों को, क्या चीज छुपाना चाहते हैं? क्या वो अपनी पब्लिक के सामने लगता है कोई नए टैक्सेस लाने वाले हैं जिसको लेकर उन्होंने पहले से ये बयान दे दिया? और क्योंकि पाकिस्तान पैदा ही भारत विरोध पर हुआ है, तो वहां पर सबसे ज्यादा कोई चीज अगर बिकती है, चलती है, तो भारत विरोध ही चलता है। तो ये वजह है या कुछ और वजह है? मैं वो पिक्चर नहीं समझ पा रहा हूं जिसके चलते उन्हें यह कहना पड़ा कि हम भारत का हर शहर तबाह कर देंगे, S-400 काम नहीं आएगा। अभी जो उनका ये बयान है, अभी के हालात को देखते हुए तो मुझे ठीक नहीं लगता है। पर हो सकता है कि कुछ घरेलू दबाव हो या वहां की सरकार की आगे की कोई प्लानिंग हो और इसी दौरान मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के आमतौर पे बयान दिए जाते हैं। पर इस तरह के बयानों की कोई खास अहमियत नहीं होती है, क्योंकि भारत के शहरों को तबाह करने का मतलब क्या होता है यह दुनिया भी अच्छी तरह से जानती है। दूसरा यह है कि भारत के लिए कहा जाता है कि वह शांति वाली पॉलिसी पे चलता है, पर ऐसा नहीं है। भारत के जहां जहां हित प्रभावित हुए हैं वहां वहां भारत ने जो जरूरी जो सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की है। चाहे आप श्रीलंका का उदाहरण देख लो, वहां पे हमारे सैनिक गए हैं। गोवा पे नेहरू जी के जमाने में हमने आर्मी भेजी थी, जब पुर्तगाल से हमें ये लग रहा था कि पता नहीं वह गोवा छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। तो जब जब जरूरत हुई है तब तब हमने सैन्य कार्रवाइयां की है। और शांति के हम राग इसलिए अलापते हैं ताकि जो विश्व की शक्तियां हैं हम उन्हें शांति का संदेश दे सके, और जो खासकर गुट निरपेक्ष आंदोलन है हम उसके नेतृत्व को बहुत ही प्रभावी तरीके से कर सके। तो शांति हमारी कोई नीति नहीं है, ये हमारी एक तरीके से राजनीति है।
नहीं, वह भी हमें इसके ध्यान इसके देना चलते भारत के स्टैंड को हल्के में लिया जाना नहीं शुरू कर दिया गया क्या? भारत आज सॉफ्ट स्टेट के रूप में अब भी कोई भी कुछ भी बयान दे देता है भारत को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, भारत के टॉप लीडरशिप को लेकर। क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाइडेन को लेकर कोई इसी तरीके का बयान दे सकता है? कोई कहीं गुरपतवंत पन्नू तैयार हो जाए जो ये कह दे कि एयर इंडिया में सफर करना बंद कीजिए, हम सारे विमानों को तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं? कोई दूसरा आतंकवादी क्या फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो को धमकी दे सकता है या शी जिनपिंग को दे सकता है? ऐसा क्यों नहीं होता? भारत को लेकर क्या ये सॉफ्ट भारत का रवैया भारत के आड़े आता है कि लोग भारत को उतना कोई भी मतलब कुछ भी बोल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप मोदी साहब जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भारत युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है। तो आप ये चाहिए कि ये सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स या हमारे जो यहाँ का विदेश मंत्रालय है वो खुद ये चाहता है कि भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में याद किया जाए या उसकी आइडेंटिटी है वह उसी रूप में बने। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर भारत एक सॉफ्ट स्टेट के रूप में अगर बना रहेगा तभी उसकी ज्यादा अहमियत है, वह अपने हितों को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगा। इसलिए ये आप मत सोचिए कि भारत के सॉफ्ट छवि से कोई नुकसान हो रहा है। इससे दरअसल हमें फायदा ही हो रहा है इंटरनेशनल स्तर पर उसके साथ साथ जहां जहां भारत के हित प्रभावित हुए हैं वहां भारत ने कड़े कदम उठाए हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिए हैं और आगे भी ऐसे उदाहरण चलिए, मैं आपको नजर ब्रिगेडियर आते हैं। विनोद दत्ता से ले लो। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो सर कह रहे हैं अरविंद जी? बिल्कुल, आई एग्री विद हिम बिकॉज देखिए, जहां भारत को फोर्स की जरूरत है वहां भारत ने अपने आप को बिल्कुल इफेक्टिव और वर्ल्ड को ये कन्वे किया है। आपने देखा होगा मॉलडीव्स को भी भारत ने आखिरकार झुका ही दिया। नेपाल को भी हमने बिल्कुल टैसिट जो वार्निंग थी वो उनको कन्वे कर दी है। डोकलाम का इशू आपने देखिए, चीन ने 73 दिन का स्टैंड ऑफ वहां रखा और क्योंकि मैं रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के एडवाइजर था तो मैं समझता हूं कि भाई डोकलाम की क्या स्ट्रेटेजिक वैली है, क्योंकि वो जो जम्बेजी जो रिज है, तो भारत ने वहां पूरा अपना जोर लगाया और चीन को वहां से अपने जो कदम थे वो पीछे खींचने पड़े। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि पहले भी मैंने कहा था कि एग्रेसिव डिफेंस भारत को अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जिस तरह से चीन इंट्रूड कर रहा है, हमें कोई शक्ति रोकने वाली नहीं है कि हम भी जहां हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हों, जहां हमारे जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं वहां हम इंट्रूड क्यों नहीं कर सकते। एक्साई चिन उसने हमसे छीन लिया, शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने उनको 1963 में दे दी, और भी जैसे देप्सांग बल्ज है या इस तरह की जो चीजें हैं, बिकॉज जहां हाई वैल्यू स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं वहां से वो पीछे नहीं हटता। चलिए, एक बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। पाकिस्तान चीफ जस्टिस के पर कतर दिए गए हैं। पाकिस्तान में अब 3 साल का होगा चीफ जस्टिस का कार्यकाल। पाक संसद ने एक विवादास्पद विधेयक पारित कर दिया है। चीफ जस्टिस के कार्यकाल को सीमित करने का प्रावधान, विधेयक में 3 साल तक सीमित करने का प्रावधान। सीनेट में 26वां संविधान संशोधन पारित हो गया है। नेशनल असेंबली में 225 सदस्यों ने विधेयक का समर्थन इस दौरान किया है। इस बड़ी अरविंद जी, इस खबर को किस तरीके से देखते हैं आप? विनोद दत्ता जी, आप इस खबर को किस तरीके से लेते हैं? देखिए, ये जो विधेयक लाया गया है उससे ये साबित होता है कि वहाँ पाकिस्तान आर्मी कितनी पावरफुल है और कितनी इफेक्टिव है, क्योंकि चंद एक डिसीजन इस तरह से सीजीआई ने वहाँ दिए थे जो सरकार को पैलेटेबल नहीं थे या उनको नागवार थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये इसलिए इस टेन्योर को और ट्रंकेट किया गया है, और जुडिशरी तो एज इट इज जो पाकिस्तानी सेना चाहेगी वही वो डिसीजन देते हैं। तो इससे यकीनन वहाँ की जो जुडिशरी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और जो वहाँ के आवाम हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, अरविंद सिंह तेजावत जी, आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक ले